काइनेटिक्स में थ्योरी के नाम, फॉर्मूले के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर है। यस, छोटा सा चैप्टर है। डन है? आ जाओ सर, आओ सर। देखो, केमिकल काइनेटिक्स जब हम लोग शुरुआत करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की जो शुरुआत होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन से होती है ना। और मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कि सर जितना यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, ए गिव्स बी। यस, ये एक रिएक्शन है। अगर मुझे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप लोग डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे हिसाब से ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। यस, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, तो माइनस साइन हम लोग ये बताता है, माइनस साइन हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है। यस, ठीक है सर। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिसमें एक कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाए, है ना। लेट्स से एक रिएक्शन ऐसे आ गई, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अगर ये रिएक्शन आपके सामने है, यस, अगर इस तरह की रिएक्शन आपके सामने है और आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन मेरे हिसाब से आप सब लोगों को लिखना आता है, माइनस डी ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्लस में आएगा ना ये, तो वन अपॉन सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और या फिर आप इसको वन अपॉन डी डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो। यस, ऐसे लिखते थे आप लोग। हम लोग ये कहते थे कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो नीचे चला जाता है जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो सर वो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। वहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात बोली। वैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या सी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सर वो आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहां पर भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी ये आएगा सर डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? डन है क्या? बताओ। आप लोगों को यह भी पता होगा कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी तरह की होती है? सर दो तरह की होती है। सर एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यस, और दूसरा होता है सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सर एवरेज का मतलब होता है एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए जो आप लोग रेट कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट कैलकुलेट की जाती है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट, जहां पर डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू 0 होता है। और उस रेट को हम लोग जनरली माइनस डी अपॉन डी टी या फिर डी सी अपॉन डी टी इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि डेल्टा टी जो होता है वो स्मॉल चेंज, डेल्टा टी लंबे टाइम इंटरवल के लिए, डी टी छोटे टाइम इंटरवल के लिए। यस, डन है क्या? बताओ तो सही, डन है क्या? हम लोग आगे चल सकते हैं? अरे बोलो ना, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? अगला आता है इसके अंदर रेट लॉ। नेक्स्ट जो चीज हम लोग लिखते हैं वो आता है सर रेट लॉ। सर रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है सर एक रिएक्शन है, लेट से ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है सर वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यहां मैं स्मॉल ए लिख दूं, यहां स्मॉल बी लिख दूं। रेट लो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, यस, रेट लो एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिलेट करता है। ये जो पावर्स आपने लिखी हैं ये पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस रेट लॉ के अंदर ये जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम होता है सर हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग एन से दिखाते हैं। और इसमें ये जो के आपने लिखा है दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है सर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। आपने कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करी, इससे रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी रिएक्शन का जो रेट लो होता है उस रिएक्शन की शक्ल देखने से नहीं पता लगता। रेट लो एक एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। इसकी डेफिनेशन जो अगर आपने लिखी है तो उसमें मैंने लिखवाया था कि इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कोई बोल नहीं रहा, अलग ही कहानी चल रही है। मेरी शादी कब हो गई थी, क्रिकेट खेलते हो क्या, बोल्ड कर दूंगा। बताओ ये सारी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है? मैं साला यहां दबा दब बोले जा रहा हूं, बकवास किए जा रहा हूं, और तुम्हें इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है? हैं? कैसी बात कर रहे हो यार? बहुत गलत बात है भाई। एकदम से पढ़ाने का मन ही नहीं करता। ये जब हम लोग ये ऐसी बकवास हम लोग सामने देखते हैं ना तो एकदम से माहौल ही खराब हो जाता है। यस, रेट ऑफ रिएक्शन का ये जो रेट कांस्टेंट होता है महाराज, इसका आप लोग मेरे हिसाब से वो लिख सकते हो। यस, रेट कांस्टेंट जो है के की जो यूनिट है वो लिख सकते हो आप लोग। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आएगी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर एन आएगा। सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? देखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल लीटर इनवर्स
सेकंड इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स उसकी पावर n। बताओ, तो यहां से जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, क्या उसकी यूनिट आपको पता लग गई? हाँ सर बिल्कुल पता लग गई, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। सर दिस इज रेट कांस्टेंट। कई बार ऐसा भी होगा महाराज, कई बार ऐसा होगा कि वो जो रिएक्शन होगी, हाँ वो जो रिएक्शन होगी उसमें कभी भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। उसमें सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखी होगी, और रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप लोगों को पता लगाना है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर रिएक्शन है। यस सर, ये जो ऑर्डर होता है ये हमेशा ऑर्डर जो होता है वो प्लस में हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। सर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। सर हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरी जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हो गया कि ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए, सिंगल स्टेप में खत्म होने वाली रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके लिए देखो, ये जो x का वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर, और y का वैल्यू बराबर हो जाएगा b के बराबर। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही कंसंट्रेशन की पावर चले जाते हैं। सर ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं ये एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती हैं, यस। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वही रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। रिएक्शन किस रेट से होगी वो आपको स्लोवेस्ट स्टेप बताएगा। हम लोग एक और चीज भी लिखते थे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आप लोगों को याद है मॉलिक्यूलरिटी हम लोग लिखते थे। मॉलिक्यूलरिटी जो है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। यस मॉलिक्यूलरिटी क्या है सर? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यस सर, ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है सर, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप लोग रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते, उसके लिए आपके पास एक्सपेरिमेंट्स होने जरूरी है, आपके पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होनी जरूरी है। उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप लोग रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हो। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल फिनोमेना क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि जितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन होती है, उन कोलिजन जिनसे कि इफेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। यस जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। और मैं आपको बताऊं, जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, यस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है महाराज, इनके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है सर वो बराबर होता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा सर? बराबर होगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। बताओ देखिए, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या नहीं बोलना पड़ेगा भाई, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? सही है क्या? पक्का? ठीक है सर। अब इसके बाद एक आता है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, है ना, ये भी देख लेना तुम लोग, है ना, ये भी मैंने बता रखा है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था। सर ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनका ऑर्डर दिखने में कुछ और होता है लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। जैसे आप लोग लिखते थे ग्लूकोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो तुम्हें लगता था कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती थी, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 आता था, है ना, और उसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते थे। आप लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते थे जिससे एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता था, है ना, एसिड और अल्कोहल बनता था। आपको लगता था कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वाटर की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन जो वाटर है वो एक्सेस में होता है, और अगर कोई क्वांटिटी कोई चीज एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पर डिपेंड करेगी। इसी वजह से रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो जाएगा और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। वेरी गुड सर। इन सारी चीजों से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए थी, इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए, वो होता था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। यस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। यहां पर कुछ ग्राफ्स भी आप लोगों को बनाए गए थे, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस में जो सबसे पहले आता था वो आता था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर जो रेट होती थी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती थी सर। यस जो रेट होता था सर वो एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ करती थी सर, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। यहां पर एक रिलेशन था सर, बहुत काम में आता था, और वो रिलेशन था AT इज इक्वल टू N0 माइनस KT। ये रिलेशन हम लोग वहां लिखते थे, AT इज इक्वल टू N0 माइनस KT। सर AT था कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, N0 इज कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टाइम, कि ये इस रेट कांस्टेंट है ना। और अगर आप लोग कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते थे, यस कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाते थे, तो सर ये है y एक्सिस पे इज इक्वल टू c माइनस mx, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ बनता था सर, अगर आप लोगों को याद हो तो। और इसका जो स्लोप है सर वो किसके, ये इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर था? N0 के बराबर था सर। सर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हुआ करती थी, जीरो रिएक्शंस का जो टी हाफ हुआ करता था वो N0 अपॉन 2k के बराबर होता था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। यस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसका जो टी हाफ है सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो अगर मान लीजिए टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच आप ग्राफ बनाओगे तो सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको काम में आपको पता होनी चाहिए। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई।
क्या आपको याद है ये फॉर्मूले? क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको आप लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे ना, जिसको आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे, जिसको आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते थे। सर यहां पर जो रिएक्शन का रेट होता था, अगर मान लीजिए ए गिव्स प्रोडक्ट कोई केमिकल रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन का जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 होता था। रेट को आप लोग माइनस डी अपॉन dt लिख सकते थे, इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप इसको इंटीग्रेट करते थे और इंटीग्रेशन के बाद आपको जो रिलेशन मिलता था वो आता था AT इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस KT। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था जो कि आपके बहुत काम का था, है ना। और जब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाते थे तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता था, इस तरीके का ग्राफ बनता था, अगर आपको याद हो तो। यस, अरे बोलो ना, कुछ कुछ याद है कि नहीं, या सब कुछ उड़ा हुआ है? पक्का? सर हम लोग टी हाफ का फॉर्मूला भी लिखते थे यहाँ। सर जो टी हाफ है उसका फॉर्मूला होता था 0.693 अपॉन के। यस, और सर इसका जो टी हाफ है सर वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। इसी वजह से जब आप लोग टी हाफ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाते थे तो सर वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो टी हाफ है सर वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। टी हाफ की जो वैल्यू है सर वो फिक्स हुआ करती थी। यस, अगर मान लीजिए एन हाफ लाइफ के बाद आपसे कोई पूछे कि ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है, तो आप लोग लिखते थे AT इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 की पावर n। ये आता था सर, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते थे। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता था K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग एन नॉट अपॉन AT होता था सर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिखते थे। बोलो सर, ये भी आप लोग लिखते थे कि इस रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में जो लगने वाला टाइम है वो कितना होता था। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है तो 100 से 50 होने में टी हाफ लगेगा, 50 से 25 होने में टी हाफ लगेगा, 25 से 12.5 होने में टी हाफ लगेगा। तो सर जो टी 75% होता था वो 2 इंटू टी हाफ होता था, और टी 87.5% जो होता था सर वो 3 इंटू टी हाफ होता था। देख लो ना, टी हाफ 1 2 3 3 टी हाफ बाद कितना बचा है, 12.5 बचा है। रिएक्ट कितना कर गया, 87.5 कर गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और जो टी 99.9% होता था सर वो 10 इंटू टी हाफ होता था। ये वो फॉर्मूले थे जो आप लोगों के यहां पर काम में आते थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते थे, और उसमें से भी अगर आप लोग बात करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। बताओ। सही कह रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया सर। इसके बाद जो आपके लिए काम की चीज आती थी वो होती थी आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो टेंपरेचर का इफेक्ट बताती थी आपके रेट कांस्टेंट के ऊपर, और आर्हेनियस इक्वेशन होती थी K इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन RT। जहां जो K है सर वो रेट कांस्टेंट होता था, ए जो उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते थे, ये जो था वो एक्टिवेशन एनर्जी था, R और T आप लोग पहले से ही जानते हो। ये जो e की पावर माइनस ई अपॉन RT है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बताती थी जो जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर उनसे ज्यादा है, उसको बताता था कौन, e की पावर माइनस ई अपॉन RT। ये वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता था। आप लोग ये भी लगते थे कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता था म्यू, वो होता था सर K T प्लस 10 डिवाइड बाय KT। इसको आप लोग नाम देते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? इसको आप लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला करते थे। और यहां पर आप लोग फॉर्मूला ये लिख देते थे KT2 अपॉन KT1 इज इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T बाय 10। आप लोग ये भी लिखते थे कि जनरली रिएक्शंस का टेंपरेचर अगर आपने 10 यूनिट से बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या फिर 3 गुनी हो जाती थी। डबल होती थी या 3 गुनी होती थी, वो डिपेंड करता था क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप लोग इसका लॉग लोगे, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता था, जब आप इसका लॉग लेते हो तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। अगर मान लीजिए लॉग के आपका वाई एक्सिस पे है और 1/T एक्स एक्सिस पे है, तो ये जो ग्राफ था ये y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी का बनता था, और लॉग के और 1/T के बीच ग्राफ। और इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है बेटा वो लॉग ए के बराबर आता था, और इस ग्राफ का जो स्लोप है सर वो e अपॉन 2.303 R के बराबर आता था। बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता था। टेम्परेचर के साथ तुम्हारा लॉग कैसे चेंज, के का वैल्यू कैसे चेंज होता था, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू e अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एक और फॉर्मूला था जिसके ऊपर क्वेश्चन जनरली बनता था। और इन सब के बाद सबसे लास्ट में आती थी तुम्हारी कोलिजन थ्योरी। यस, और ये जो कोलिजन थ्योरी है वो ये कहती थी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। सर रिएक्टेंट पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन होती है और उससे कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जितनी कोलिजन्स होती थी यूनिट टाइम में, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, टोटल कोलिजन्स को आप लोग बोलते थे फ्रीक्वेंसी।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसमें से ऐसी कोलिजन्स जो एक्चुअली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती थी उनको इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते थे। सारी की सारी जो कोलिजन्स होती थी वो इफेक्टिव नहीं हुआ करती थी, सारी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता था। जिन कोलिजन से प्रोडक्ट बनता था उनको आप लोग इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते थे। किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने की कंडीशन हुआ करती थी कि उसके पास जो एनर्जी है वो सफिशिएंट एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। यस, और दूसरा उसका जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई भी कोलिजन इन दोनों बैरियर को क्रॉस कर लेती है तो उसी कोलिजन को हम लोग इफेक्टिव कोलिजन बोलते थे। मेरी बात शायद क्लियर है। तो ये वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके इस चैप्टर में काम में आते हैं। और जब मैं आपको भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम्हें लगेगा साला यही फॉर्मूले हैं, है ना, यही